हो क्या गया है तुम्हें? जीनिया, बस जरा। जहां से थे चले क्यों ये जिंदगी चलती ही रही, क्या है ये राहें जिन पर आ गए जब हम दो कदम बढ़ के रुक दिए, कैसे फिर मिटे फासले तेरे मेरे। 1 मिनट जीनिया। 1 मिनट अबू? क्या आपको पता है कि पिछले 1 मिनट में क्या हुआ है? क्या आपको पता है कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ है? आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि पिछले साल में क्या हुआ है, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है, न मामा के लिए, न सरीना के लिए और न मेरे लिए। लेकिन वक्त है तो सिर्फ इस डब्बे के लिए। किसी से मिले भी हैं आप जब से आप वापस आए हैं? या मामा का घर बेचने के बाद आप में हिम्मत नहीं है किसी को फेस करने की? आखिर है क्या इस डब्बे में जो आप सारा वक्त इसके साथ गुजार देते हैं? जीनिया नहीं, जीनिया। क्यों नहीं अबू, क्यों नहीं? मैंने कहा था ना कि मैं सबको बता दूंगी कि आपने क्या किया था मामा के साथ और हमारे साथ। जीनत, तुम क्या कर रही हो? सुनिए सनिया खाला, इनके पास इसलिए फुर्सत नहीं है क्योंकि जिस तरह वहां पे नताशा थी उसी तरह यहां पर सोफिया है। बस करो जीनिया, हद होती है बदतमीजी की। कैसी हद अब्बू? अम्मी सारी हदें तोड़कर दुनिया छोड़कर चली गई, आप सारी हदें तोड़कर हमें भूल गए। सारी हदें हमारे लिए क्यों हैं? आप मामा का घर बेचा है और हम कुछ ना कहें, मामा मर गई और हम कुछ ना कहें, आप सारा वक्त इस डब्बे में मुंह छुपाए बैठे रहे और हम कुछ ना कहें। क्यों? मैं ज़ारा का घर नहीं बेच सका। उस घर में, इस डब्बे में कोई फर्क नहीं। दोनों ज़ारा की यादों से भरे हुए हैं। बीबी, जैन के लिए पानी लेकर आओ।
मेरा ख्याल है कि रात काफी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। नहीं फरहाना कहो, आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए इससे बेहतर रात नहीं हो सकती। जीनिया ठीक कहती है, मेरे पास वाकई वक्त नहीं था, या शायद वहां जाकर सब मशीन बन जाते हैं। मैं भी बन गया था, ना दिन में आराम, ना रात को चैन की नींद। बिजनेस किया, सेटल किया, और जब प्रोग्रेस किया तो 3 साल गुजर चुके थे। इन 3 सालों में ज़ारा ने बड़ी हिम्मत से घर भी संभाला और बच्चों को भी। मैं तो ना घर पे होता था ना शहर में। मगर ज़ारा तो बहुत डरपोक थी, अकेले कैसे रही? मुझे उस वक्त पता नहीं चला कि उसे डरावने ख्वाब फिर से आने शुरू हो गए थे। अगर वो मुझसे कुछ कहती भी थी तो मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। जब पहली दफा मैंने उसकी आवाज सुनी तो वो मुझसे नताशा का पूछ रही थी। मुझे याद है, मामा रो रही थी, आप चुप खड़े थे और फिर उन्होंने चीख कर आपसे पूछा था कि नताशा कौन है। नताशा मेरे डॉक्यूमेंट्स देखती है, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। मगर वो हर वक्त आपके साथ होती थी अब्बू। हाँ, मेरे लिए अमेरिका नया था। वो वहां पैदा हुई थी, बिजनेस पढ़ा हुआ था उसने, और अपने बाप के साथ उसने काम किया हुआ था। तो ये सारी बातें आपने अम्मी को क्यों नहीं बताई? मुझे यकीन नहीं था कि उसे मुझ पर शक हो सकता है, या शायद उसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं था। पूछा तो था अब्बू। 3 साल बाद, उस वक्त जब उससे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बहुत हैरानगी हुई और गुस्सा भी बहुत आया मुझे। फिर मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे अपने आप से नफरत होनी शुरू हो गई। उसके छोटे छोटे सवाल जो 3 सालों से वो मुझसे पूछ रही थी, मेरे दिमाग में सुइयों की तरह चुभने लग गए। उसके हर सवाल का मेरे पास सिर्फ एक जवाब होता था, अभी नहीं सारा, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज फिर कभी बात करेंगे। ये सब कुछ आप उन्हें इतने आराम से तो नहीं कहते थे अब्बू। आप उन्हें डांटा करते थे, बल्कि चीखा करता था। मैंने तो जब भी देखा है सुना, आपको ही चीखते हुए सुना। इसीलिए उस जमाने में ज़ारा ने वो गलती कर दी जो कभी ठीक नहीं हुई, बल्कि बिगड़ती चली गई। उसने बगैर डॉक्टर को बताए ट्रैंकुलाइजर्स लेनी शुरू कर दी। वहां तो दवाएं बगैर प्रिस्क्रिप्शन की नहीं मिलती, इसीलिए वो पाकिस्तान से दवाइयां मंगवाने लग गई ताकि उसकी मेडिकल हिस्ट्री में ना आए। कब से ले रही थी ये ट्रैंक्विलाइजर? जब से मैं काम में मसरूफ हुआ था। कब तक ले रही थी?
बीबी, आखिर को इस डब्बे में क्या हो सकता है? तेरा सर। तू अपने काम से काम नहीं रख सकती? अरे कैसे रखूं बीबी? ज़ारा बीबी के बारे में बात हो रही है, मैं कैसे ना सुनूं? ना तू कभी उससे मिली, ना तूने कभी उसको देखा, ना तू उसके बारे में पूछ के क्या करेगी? आखिर सस्पेंस भी कोई चीज होता है बीबी। अब ये कौन सी दवाइयां थी जो ज़ारा बीबी पाकिस्तान से मंगा मंगा के खा रही थी? ज़ारा बीबी पाकिस्तान से दवाइयां मंगा के खाया करती थी। हाँ, और सरीना और जीनिया के अब्बा कह रहे थे कि ज़ारा बीबी अकेले में डरा भी करती थी और उनको नींद भी सही तरीके से नहीं आती थी। हाँ, वो अकेले में और अंधेरे से डरती तो थी, मगर जहन ने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? बहुत इलाज हुआ। उसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करना शुरू हो गया था। फिर डॉक्टर ने उसे साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया। साइकाइट्रिस्ट को क्यों? उसने डॉक्टर को बताया नहीं था कि वो इतने सालों से स्लीपिंग पिल्स ले रही है। वो समझ गया था कि वो उनकी आदी हो गई है। मम्मा के हाथ इसलिए कांपने लगे थे। इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। हालांकि चंद दफा मैंने उनके ड्रॉर में एंटी डिप्रेसेंट्स देखे थे। वो बहुत कमजोर हो गई थी, उनसे बोला भी नहीं जाता था, तो मुझे लगा कि उसी वजह से है। तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम जब भी छुट्टियों में वापस आती थी, घर का माहौल बहुत बेहतर हो जाता था। माँ बहुत खुश रहने लगती थी, अबू भी तुम्हारे साथ बातें करते करते हंसने लगते थे। उनकी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती थी और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अबू ने मुझे हॉस्टल इसलिए भेजा था। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो तुम्हारे साथ भी हो। ज़ारा के साथ साथ जीनिया भी मुझ पर शक करने लग गई। उसने कभी डायरेक्टली मुझसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त मुझसे सवाल करने लग गई। तो जैन, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? ज़ारा ने मना किया था। उसने तो अपने डॉक्टर तक को सही बात नहीं बताई। तो क्या आपने डॉक्टर्स को ये नहीं बताया कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही थी? नहीं बताया, लेकिन असल वजह नहीं बताई। बल्कि ये बताया कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पाकिस्तान के हालात और माहौल की वजह से ले रही है। और यही बातें उसने जीनिया के सामने भी करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत मना किया। तुम देखो कि इसी वजह से जीनिया पाकिस्तान के बारे में कितनी नेगेटिव है। तो साइकियाट्रिस्ट को ये नहीं बताया कि बचपन में अम्मी अबू उसको अकेला छोड़ जाते थे? नहीं। और ये भी नहीं बताया कि वो अकेलेपन और अंधेरे से डरती थी? कुछ नहीं। नताशा का क्या हुआ? जब मुझे ये पता चला कि ज़ारा मुझ पे शक करने लग गई है, तो मैंने नताशा को समझाया और उससे माजरत कर ली। और फिर सारी तवज्जो ज़ारा के इलाज पे दे दी। उन्हीं दिनों उसने मुझसे वादा लिया कि किसी को उसकी बीमारी के बारे में मत बताऊं, मुझे भी नहीं। खास तौर पे तुम्हें, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम्हें सिर्फ हंसती हुई ज़ारा याद रहे। तुमने कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा जैन। वक्त गुजारा ही का है। अभी तक तकलीफ के उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां ज़ारा मुझे छोड़कर गई थी। लेकिन आने से पहले मम्मा बिल्कुल ठीक थी।
उन्होंने खुद बुकिंग कराई थी, भाग भाग के शॉपिंग भी की थी। ना थकन, ना बीमारी, ना मूड ऑफ। यही सोच सोच कर मुझे हैरत हो रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी मुझे पता लगने ही नहीं दिया कि वो ठीक नहीं थी। वो ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि एंटी डिप्रेसेंट्स को टेपर करना होगा, लेकिन फिर उसने वही किया जो उसका दिल चाहा। उसने एकदम सारी दवाएं बंद कर दी। इससे उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लग गया। मैं जबरदस्ती इलाज के लिए लेकर गया, चेकअप करवाया तो पता चला कि कार्डियक इश्यूज हो गए हैं। इसी दौरान उसने यहां के लिए बुकिंग कर ली। शायद उसे पता चल गया था कि उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं और वो ये दिन यहां गुजारना चाहती थी। इस दौरान उसका सारा ध्यान, सारी तवज्जो यहां थी, तुम्हारे पास, आनी के पास। मेरे पास तो बहुत कमजोर सी ज़ारा बची थी। और बस। कि अब्बू खुद को कितना अकेला महसूस करते होंगे उन दिनों। मैं क्या करूं सही ना, मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। इतना कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है। बस उनके कमरे में जाओ, उनको हग करो और उनसे सॉरी कह दो। एक बार सारा को बताए बगैर फोन तो कर देते। बहुत कोशिश के बावजूद उससे किया हुआ वादा तोड़ नहीं सका। एक वादा तोड़कर ही बहुत पछताया हूं। कौन सा वादा? सारी उम्र उसका ख्याल रखने का। मैं उसका ख्याल नहीं रख पाया आनी। बोलो। बदतमीजी अब तो सबके सामने की थी ना। एक्सक्यूज मी। मुझे पता है तुमने क्या कहना है। अब्बू, इसे आप खुद ही कहने दे। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने आपको बहुत गलत समझा। आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी पूछा तक नहीं। नहीं सिनिया, अगर तुम मुझसे पूछती भी तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता था। चलो अब शराफत से वो रोज भी वापस कर दो। आपका रोज मैं गलती से ले गई थी। ये मेरा गुलाब नहीं है, और शायद इसे छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब्बू, आपको ये गुलाब मम्मा ने दिया था। उस दिन ज़ारा के घर पे पार्टी चल रही थी और मुझे आने में देर हो गई थी। खामोशी की इस जबान में बातें करते करते हम लॉन में चले आए। वहां ज़ारा की नजर इस गुलाब पर पड़ी जो कई पत्तों के दरमियान छुपा बैठा था। उसने इसे तोड़ा और मुझे दिया। मैंने उससे कहा कि
ये गुलाब का फूल तो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। उसने कहा कि खूबसूरती को छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे वाबस्ता यादें हमेशा ताजा रहती हैं। यादें ताजा रहें तो रिश्ते जुड़े रहते हैं। इस डर से कि मैं इसे कहीं खो ना दूं, मैंने इसे सबसे छुपा के रख दिया और ये भूल ही गया कि ज़ारा ने क्या कहा था कि यादें ताजा रहें तो रिश्ते बंधे रहते हैं। इसे छुपाते छुपाते अपनों से रिश्ते तोड़ बैठा। तो लोगों से दूर हो गया। अनाएं, असूल और वादे बीच में आते चले गए। खामोशियां और तन्हाइयां बढ़ती चली गई। दिलों में जो फूल खिले उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। जो सवाल आंखों तक आए उन्हें होंठों पर भी आना चाहिए। वादा तोड़ने से अगर दोस्ती बचती हो, कोई कसम तोड़ने से अगर जिंदगी बचती हो, तो सोचना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने बहुत सोचा और कसम नहीं तोड़ी और सब कुछ हार गया। आप कुछ नहीं हारे अबू, आप तो सब कुछ जीत गए हैं। I love you, अबू। वापस न्यूयॉर्क जाना चाहते हो? फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। सनिया खाला, ये बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी और अगर जीने न्यूयॉर्क चली गई ना वापस तो बहुत पछताएगी। किस बात से? ज़रक से लड़ने पे। और किस बात पे? मुझे भी यही लगता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत पसंद करती है ना ज़रक को। लेकिन वो कभी मानेगी नहीं और ना हमें बताएगी और ना ज़रक को बताएगी। और सनिया खाला, खालू जान वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका। हैं? इफ्तिखार, क्या हुआ? मेरी शक्ल से क्या लग रहा है? फरा ने फिर से कुछ कह दिया? साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया साफ साफ? कि उसने मेरी शक्ल भी नहीं देखनी, मंगनी खत्म, और मंगनी की अंगूठी उसने मेरे सर पे मारी। ये देखो निशानी। तो पटाई भी शुरू कर दी उसने। मुझे पहली बार पता चला 1 तोले की अंगूठी कितनी भारी होती है। मेरे साथ कौन शादी करेगा तुम्हारे अलावा? क्या? इस मजबूरी के आलम में, इस बेकसी के आलम में मुझे तुम्हारे सिवाय कोई नहीं दिखता। लेकिन मैंने भी कसम खा ली है कि फरा किसी और से शादी करे उससे पहले मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम इफ्तिखार, अब तुम मुझसे भी पिटोगे। तुम्हारी वजह से मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी में आग लग गई। इस ईद पे मासूमियत पे मेरी शादी हो जाती और तुमने मंगनी कर डाली बैठे बिठाए। मैंने कौन सी जबरदस्ती की थी? 4 आने की अंगूठी तुम ले आए और खुद ही पहना दी। अंगूठी की वैल्यू से मंगनी की वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होता। अरे सारी बात होती है गवाहों की। मेरे पास गवाह भी है और तस्वीरें भी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जो बात सबके सामने हुई हो उसे ब्लैकमेल नहीं कहते। और आप लोग तमाम घर वालों से कह दीजिएगा कि इफ्तिखार अंकल तमाम अपने घर वालों के साथ शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। खुदा हाफिज मंगेतर।
क्या हुआ सनिया खाला? मैं भी तुम लोगों के साथ न्यूयॉर्क चलूंगी। वैसे अगर आपके मंगेतर थोड़े से दुबले हो जाएं और थोड़े से छोटे भी हो जाएं तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मोनो, ऐसन कहाँ जा रहे हो? दिखाओ क्या लिखा है। नहीं, मैं ले लेती हूँ, मैं देख लूँ। चलो लाइब्रेरी चलो। ये वाला कर लो। क्या सोच रही हो? कोई काम क्यों नहीं करी? ऐसा पड़ा कब जाएंगे? क्यों? कोई याद आ रहा है क्या? मुझे कोई याद नहीं आ रहा, बस थक गई। कौन सी तुमने कोई मेहनत की है सिवाय जरक बरक को याद करने के? सरीना, मैंने उसकी अंगूठी वापस कर दी। क्या? मैं अगर दुबई चला जाऊं तो मेरा कौन सा भला हो जाएगा? मेरा तो होगा। मेरी याद में रो रो के ना 2 महीने में वापस आ जाओगे। ये तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है या मुझ पर? उन बोरिंग किस्म के 2 सालों पर जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। आरिफ, आपके ताया का सुना बहुत अफसोस हुआ। नहीं मोना, मेरी गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। 5 मिनट है मेरे पास, तो जाना है। मुझे रियली अप्रिशिएटेड अगर आप मेरी ब्रोशर्स बुक्स वगैरह जमा कर दें तो। सुनिए कहाँ है? आज कैफेटेरिया सामान। Hey. मैं जा रहा हूँ। ये बात तुम पहले ही बता चुके हो जरा। हाँ, ये जो बात नहीं बताई है वो बताने आया हूँ। सही, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। इतनी मोहब्बत कि शायद मैं खुद भी नहीं जानता। तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकता। खुश रहना तो दूर की बात है, तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। जरा मुझे तुम्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी मंगनी टूट चुकी है। जब ऐसा हो तो क्या करते हैं पारान अंकल? कैसा हो? जब कुछ समझ ना आए, जब एक रास्ता घर को जाता हो और दूसरा अजनबी रास्ता कहीं दूर ले जाता हो। बेटा बात यह है कि हम सबको अजनबी रास्तों पर सफर करना होता है। घर से दूर का सफर ही मंजिल तक पहुंचाता। घर को क्यों मंजिल नहीं कहते? घर तो बेटा एक आरामगाह है। दिल ना माने तो? दिल को बेटा बेलगाम ना छोड़ो, दिमाग से काम लो। बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि मंजिल खूबसूरत है। जरक भाई, मैं सरीना बात कर रही हूँ। हाँ सरीना, कहो। आप लोगों की फिर कोई लड़ाई वड़ाई हुई है क्या? हाँ। उसने आपकी अंगूठी वापस कर दी? सरीना, मैं अब इस बारे में बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। क्या मतलब? मेरे सामने शादी से ज्यादा अहम काम कुछ और है जो कि मुझे पूरा करना है।
यानी सीनिया अगर अंगूठी वापस नहीं करती तो मैं अपना काम पूरा करके वापस आ जाता। और अब यहाँ वापस आने की कोई वजह नहीं रही। जरक भाई, आप मुझे एक बात ऑनेस्टली बता सकते हैं? पूछो। डू यू स्टिल लव हर? अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। I have to go. ऑफिस। जीनिया बिल्कुल गधी है। वो तो मुझे मालूम है। क्या कहा उसने? छोड़ें, गोली मारें इन दोनों को। आपके साथ क्या हुआ? मंगियों पर बुरा वक्त आया हुआ है। एक राज की बात शेयर करूं तुम्हारे साथ? जी। मैंने झूठ मूठ की मंगनी की थी, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गया है। जैसे मुझे पता नहीं था, मुझे सब पता है। अगर पता है तो फिर हेल्प ही कर लो। जी, एक की मंगनी जुड़वा देती हूँ और दूसरे की मंगनी तोड़वा देती हूँ। क्या समझ रखा है आपने मुझे? तुम पे भी ऐसा बुरा वक्त आ सकता है। अच्छा? जी नहीं, मैं सबसे अक्लमंद हूँ और जो करूंगी सोच समझ के करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। बस वो सरीना को याद कराना था। क्या? यही कि मिस सरीना, आज आपने मेरे घर डिनर पे आना है। मैंने? ये आप इतनी जल्दी सब कुछ भूल क्यों जाती हैं? मैंने कुछ ऐसा कहा हो तो याद रखूं ना। अगर भूल गई है तो याद करा दो। जी बेहतर। मिस सरीना, उस दिन जब आप मेरे घर अपने हाथों से सवैयां बनाकर लाई थी। माशाल्लाह। फिर मैंने इसके सर पे सवैयां डाल दी थी क्योंकि ऐसी फजूल बातें कर रहा था। और जब मैं उस दिन आपके घर आया था सॉरी बोलने। सॉरी? जी सॉरी बोलने। और जब आपने कहा इल्ततमिश, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ डिनर खाना चाहती हूँ, राइट? प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जब आप डिनर पे आए तो मैं कोई फजूल बात ना करूं। जो पका है खुद खा लो, मैं हरगिज़ नहीं आऊंगी। मैं फिर भी इंतजार करूंगा आज रात को। किशमिश, तुम कहाँ हो? ये सब तुमने वाकई मेरे लिए किया है? तुम्हारी चिड़चिड़ी बहन के लिए। तो ठीक है, फिर मैं उसे भेजती हूँ। अरे, मैंने इतनी मेहनत से जो डिनर बनाया है, इसे कौन खाएगा? ये भी उसे ही खिला दो। ये स्पेशली तुम्हारे लिए। प्लीज कम। सरीना, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। ये तो मैंने आज गौर किया। तुम अंडा इतना अच्छा उबाल लेते हो, ये मैंने आज गौर किया है। चलो, फिर जिंदगी भर के लिए एक डील कर लो। कैसी डील? मैं जिंदगी भर इसी तरह अंडे बॉईल करता रहूंगा और तुम यूं ही हंसती रहना। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अचानक तुम अच्छे लगने लगी, मगर फिर भी बोंगी हो। क्यों? डरपोक। डरपोक? नहीं मानोगे क्या? कि तुम्हारी पसंद या नापसंद नहीं मैटर करती। मतलब ये कि तुम वहीं शादी करोगी जहां जीनिया कहेगी। तुम पागल हो? चलो, वहां शादी करोगी जहां सनिया खाला कहेंगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। और तुम्हारी डैड की पसंद? अब्बू की और मेरी पसंद एक जैसी है। यही तो मसला है, तुम्हारे अब्बू को मैं पसंद नहीं आऊंगा ना। कैसे पसंद नहीं आओगे? जब मुझे पसंद हो तो। बस यही सुनना। कौन है?
मिस सनिया, वो गालिबन फरहान सर सो चुके हैं, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। अगर आपको नागवार खातिर ना हो तो मैं बड़ा मशकूर और ममनून होऊंगा आपका। जी बताइए। वो दरअसल फरहान साहब के केस का कल फैसला सुनाया जाएगा। सुबह सुबह उन्होंने मेरे साथ कोर्ट जाना है। कुतुबुद्दीन, आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था? जी याद है, आपने कहा था कि अगर फरहान सर को उनका घर वापस मिल गया और उन्होंने इस घर से जाने की बात की तो आप मुझे जान से मार देंगी। फिर ये देखिए मिस सनिया, जरा ठंडे दिल से सोचिए, मैं जज साहब से कैसे कह सकता हूं कि सारी प्रॉपर्टीज वापस कर दें और घर अपने पास रख ले? ऐसे तो नहीं हो सकता। बैठे। जी मैं बैठे? लेकिन मैं बैठे। कुतुबुद्दीन, आपकी बेगम कहाँ होती है? बेगम, उनसे अलहदा हुए तो एक जमाना गुजर गया। बस हर 6 महीने बाद वारिद हो जाती है पैसे लेने। किस चीज के पैसे? चाइल्ड कस्टडी। बचपन में केस जीत देंगे। आपके बचपन में? नहीं, मेरे बचपन में नहीं, शमशुद्दीन इल्ततमिश के बचपन में। अगर बचपन में वो मुझसे शमशुद्दीन इल्ततमिश को ले लेते तो मैं अब तक जिंदा कैसे रहता? यानी ये कि केस में ये डिसाइड किया गया कि वो मुझसे सारी जिंदगी शमशुद्दीन इल्ततमिश के एवज पैसे लेती रही। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि इफ्तिखार साहब का क्या हाल है? कब आ रहे हैं वो तारीख लेने? आप क्यों इतने बेचैन हो रहे? लीजिए, मैं क्यों नहीं बेचैन होऊंगा। असल में बात दरअसल ये है मिस सनिया कि मैं आपकी शादी के दिन के लिए सेरा लिख रहा हूं और अल्लाह पाक ने मुझे इस्तिकामत और हिम्मत बख्शी तो शादी वाले रोज गा के सुनाऊंगा सेरा सबके सामने। तौबा तौबा, ऐसा बुरा वक्त मेरी जिंदगी में हरगिज नहीं आ सकता। ऐसा जुल्म ना मैं अपने आप पे कर सकती हूँ ना अपने मेहमानों पर। आप ये सेरा सुनकर तो देखिए, यकीन जानिए फौरन शादी कर लेंगे आप। क्या? यानी आप अभी मुझे सेरा सुनाएंगे? हाँ, सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा, सिर्फ 2 शेर। नहीं थैंक यू, मैं सोने जा रही हूँ, फिर कभी। मेरी प्यारी सनिया बनेगी दुल्हनियों, इफ्तिराजा बजाएंगे बाजा सैयारा। बाजा बस, मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही, ना अब कर रही हूँ ना आइंदा करूंगी। मिस सनिया सुनिए, ये क्या कह रही हैं आप? मिस सनिया, इस तरह आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी? आपकी जिंदगी की खुशियों का क्या होगा और वो इफ्तिखार का क्या होगा? या खाला वाकई शादी नहीं करेंगी। क्या? जी, वो वाकई शादी नहीं कर रही। लेकिन वो इफ्तिखार साहब? ना इफ्तिखार साहब से ना किसी और से।